हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। रेलवे की इस साल की हम कहें तो दूसरी भर्ती आ चुकी है 2025 की। एएलपी की पहले आ चुकी है, और दूसरा अगर नंबर देखें तो टेक्नीशियन की भर्ती। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं 2024 से, तो वहां ये भर्ती आपको फरवरी मार्च में ही देखने को मिल गई थी, जबकि एएलपी की भर्ती जनवरी में देखने को मिली थी। तो ये फरवरी मार्च से यानी अब जून में आई है, लेकिन आई है। तो 3 से 4 महीने लेट तो है। हर साल निकलेंगी इससे भरोसा तो हुआ हो रहा है आप बच्चों को, लेकिन एक वैकेंसीज की जो निश्चितता है कि वो कितनी आएगी, और क्या पिछली बार 14,000 वैकेंसीज थी और इस बार ये वैकेंसीज की जो संख्या है वो 6,200 कुछ है। तो 6,200 और 14,000 जस्ट आधे से भी कम हो गई हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये हताश हो रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कम है, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रयास करने से अब कुछ नहीं होगा, और ये हर साल यही वैकेंसीज आने वाली हैं, 5-6 हजार 7,000 के आसपास। अब आप एक माइंडसेट बना लीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो इतने में ही लेना होगा। अच्छी बात यह है कि ये लिमिटेड बच्चों में कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, लेकिन अगर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करूं, तो वहां पर आपको बीएससी बीटेक वगैरह चाहिए होता है, जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिजिक्स के अलावा भी ऑप्शंस दिए हैं। तो वो भी मैं आपको बता करके चलूंगा कि क्या क्या योग्यताएं हैं। अर्थात ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। कोई सोचे कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने 12th कर रखा है, तो मैं तो इस फॉर्म को भर पाऊंगा। नहीं, अगर आपने 10th कर रखा है और आईटीआई भी आपने कर रखी है, तो आप अधिकतर वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो इसमें। ठीक है। तो चलिए, अभी मैं इस पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। हर एक बच्चा जो टेक्नीशियंस को लेकर के कंफ्यूज है कि मुझे सर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं ये भर्ती देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, या और बहुत सारे डाउट इस भर्ती से रिलेटेड हो, तो सारे डाउट दूर हो जाने वाले हैं इस एक सिंगल वीडियो से। तो प्लीज, फिर जानकारी की वीडियो आपको बहुत ज्यादा सर्च नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इससे कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, और आप इस चैनल पे इतना भरोसा कर ही सकते हैं कि जानकारी यहां से सटीक ही निकलेगी। अगर देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जून से शुरू हो रहे हैं, और 28 जुलाई लास्ट डेट होगी। यानी आज 28 तारीख ही है, तो आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे। बहुत जल्दी मत करना। मैं आपके लिए एक फॉर्म की भी वीडियो बनवा दूंगा, अगर इसमें ज्यादा दिक्कत है तो एक फॉर्म की वीडियो हो सकता है वो आज कल में ही आपको देखने को मिल जाए, ताकि आप उसको देख करके एक एक कॉलम टू कॉलम अपना फॉर्म भर सकें, कोई गलती फॉर्म में ना हो। क्योंकि फॉर्म की गलती ऐसी गलती है जो सबसे बड़ी गलती है, जिसको बाद में नहीं सुधारा जा सकता। हालांकि करेक्शन की डेट इन्होंने डाली है कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, पर बच्चा इतना इंश्योर होता है, वो कैफे वाले पर इतना भरोसा कर लेता है कि अगर इसने भरा है तो सही भरा होगा, और वो दोबारा कभी फॉर्म नहीं देखता, और ये डेट निकल जाती है। एक बार निकल गई और आपके फॉर्म में कुछ भी गलती हुई, फिर कभी सही नहीं हो सकता वो। और फिर सिलेक्शन हो सकता है आपका सिर्फ इस वजह से रुक जाए क्योंकि आपके फॉर्म में करेक्शन था। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म के प्रति थोड़े से सचेत रहा करो हमेशा। अब मैं बात कर लेता हूं भाई एप्लीकेशन फीस की। तो फीस रेलवे की लगभग हर वैकेंसीज के लिए बराबर ही रह रही है। 500 रुपये फीस ले रहे हैं आपसे, जो कि बहुत ज्यादा भी है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप एग्जाम दोगे तो हम आपको 400 लौटा देंगे। 400 कब लौटाएंगे? एग्जाम देने के तुरंत बाद नहीं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर आते हैं। जैसे अभी आरपीएफ का एग्जाम दिया, या पिछले बच्चों ने टेक्नीशियन का एग्जाम दिया, तो उनके भी अभी लौटे नहीं है पैसे, पर पैसे आएंगे जरूर। इसलिए अपना ही अकाउंट लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने साइबर कैफे वाले के अकाउंट लगा दें और पैसे आ भी जाएं और उसी के अकाउंट में चले जाएं। तो यहाँ अकाउंट नंबर मांगता है, उसमें सही अकाउंट नंबर ही दें जिसमें आप पैसे रिटर्न चाहते हो। दूसरी बात कि भाई ये आते सिर्फ तभी हैं जब आप अपियर हो। जो एब्सेंट हो गया बच्चा एग्जाम देने से, उसके पैसे लौटेंगे नहीं। दूसरा, 250 रुपये फीस किसके लिए है? ये तो है जैसे जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 500 रुपये। और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, या फीमेल हैं, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, या ट्रांसजेंडर हैं, तो या ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो फिर 250 रुपये ही आपको देने हैं। ओबीसी ने, ईबीसी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो ये लोग कितना दे सकते हैं? 250 रुपये। और ये
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के साथ इसको कंफ्यूज ना करें। ईबीसी ना ईडब्ल्यूएस है ना वो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी इन तीनों के लिए फीस 500 रुपये लड़कों के लिए, लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हो 250 रुपये। तो एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको कि भाई क्या है हमारी फीस फॉर्म भरने की, है ना। और ये 250 के 250 रुपये लौटेंगे आपके एग्जाम देने के बाद। यहाँ पूरी फीस वापस है, यहाँ 100 रुपये रख लेंगे, 400 लौटा देंगे, लेकिन लौटते काफी टाइम बाद है। दूसरा, वैकेंसी की बात करूं तो ग्रेड 1 की इस बार मात्र 183 वैकेंसीज आई हैं, जबकि ये पिछली बार से कंपैरिजन करूं 2024 से, तो उस टाइम पर ये वैकेंसीज करीब 1000 थी, 1000 प्लस थी। और ये वैकेंसीज जो थी ये शुरुआत में 8000 कुछ आई थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके ये करीब 13-12-13 हजार वैकेंसीज हो गई थी। तो टोटल 14,000 वैकेंसीज 2024 में बढ़ने के बाद हुई, 14,000 प्लस। लेकिन ये कब हुई थी? बढ़ने के बाद। शुरुआत में 9,000 ही आई थी। तो क्या सर अब भी बढ़ सकती है? इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि अब भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप इतने से ही आपको ये मानना है कि मेरा कंपटीशन 6200 के हिसाब से करना है। ये रही पिछली बार की वैकेंसीज 14,298। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि भाई इसमें जो है, जो ग्रेड 1 की 183 पोस्ट हैं, 183 पोस्ट मात्र जो हैं, इनका एग्जाम भी अलग है। आप कहो दोनों, सबसे अच्छी बात टेक्नीशियन में एएलपी की तरह नहीं है। पहले तो ये कभी एएलपी टेक्नीशियन एक साथ आता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि एएलपी के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस है भर्ती होने के, 3 बड़े स्टेप्स हैं, जिसमें CBT1, CBT2 एंड CBAT, और CBT2 में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। लेकिन अब टेक्नीशियन में मात्र एक ही एग्जाम है, इसलिए इसको उस भर्ती से अलग भी किया है। टेक्नीशियन में आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और पोस्ट इतनी बड़ी मिलती है। लेवल 5 की पोस्ट बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत अच्छी खासी मानी जाती है। अगर आप देखें स्टेशन मास्टर तो वो भी लेवल 6 ही होता है, और ये लेवल 5 है। तो आप समझिए कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के बराबर ये ग्रेड 1 वाला जो सिग्नल है, ये उस लेवल का अधिकारी होता है। तो अब इसमें मात्र 183 पोस्ट हैं, और 6000 प्लस जो पोस्ट हैं वो इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हैं, जो लेवल 2 है। इसको क्लर्क लेवल बोला जाता है, यानी जस्ट ग्रुप डी से ऊपर। और 18 से 30 इसमें एज है, उसमें 18 से 33 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल छूट, SC ST के लिए 5 साल छूट। 6055 वैकेंसीज। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। आप कहो कि सर इसमें सैलरी कितनी बन जाएगी? ये बेसिक पे होता है, और बेसिक पे इनिशियल पे से कंपैरिजन ये मत करना कि मुझे पहली सैलरी ये मिलेगी इनिशियल पे, नहीं, ये पहली सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। 7th ग्रेड पे तब से लगा तो एक बेसिक पे के हिसाब से सैलरी बनती है, और आप देखते हैं इसमें 56% तो आपका डीए ऐड होगा, जो सबका ही होता है। तो आप इसके लगभग डबल अपनी सैलरी आराम से मान सकते हो, लगभग डबल हो जाती है, टीए डीए एचआरए सब मिला करके। और ये भी करीब करीब आपकी 35 से 40 हजार के बीच सैलरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब एक इतना बुरा अमाउंट तो नहीं है, 35,000 से 40,000 के बीच में। और ये लगभग डबल कह रहा हूं तो 55,000 से 60,000 के बीच में, तो अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, और बाकी अगर ओवर टाइम अलाउंसेस एक्स्ट्रा अगर कुछ मिलते हैं तो फिर ये सैलरी और भी बूम कर सकती है आपकी। चलो नेक्स्ट, अगर मैं देखूं कि भाई एज का मैं आपको क्राइटेरिया बता चुका हूं, अगर कोई कंफ्यूज है तो उसने बता दिया है खोलकर कि भैया ओबीसी वाले, एनसीएल नॉन क्रीम लेयर वाले इतने डेट तक के फॉर्म भर सकते हैं। 2/7/1989 तक का बच्चा फॉर्म भर पाएगा ग्रेड ए का, ग्रेड 1 का, और 2/7/1992 तक का बच्चा फॉर्म भर पाएगा। और लोअर एज लिमिट तो ये है, मतलब वो दे ही रखी है उसने कि 1/7/2007, इसके बाद का कोई नहीं भर पाएगा। इससे और इसके बीच के ओबीसी में भरेंगे, इससे और इसके बीच के SC ST में भरेंगे, इससे और इसके बीच के SC ST में ग्रेड 3 का भरेंगे। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस का देखते हैं तो इसके बीच के, इसके बीच का बच्चा जो पैदा हुआ वो फॉर्म भर पाएगा। तो ये क्लियर है, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इससे क्लियर नहीं हो सकते कुछ भी। और 5 ईयर 3 ईयर की छूट मैं आपको बता ही चुका हूं किस किस को मिलेगी। और बाकी एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एनसीएल, देखिए एक्स सर्विसमैन की वैसे 3 साल की छूट होती है अगर वो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। ओबीसी का है तो 3+3 यानी 3 ओबीसी की मिल गई। एक्स सर्विसमैन SC ST का है तो और 2 छूट मिल गई, यानी
3 + 5 8 ईयर्स की ये मिल जाती है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं तो फिर उनको 10 साल 13 साल 15 साल ओबीसी और SC ST के फायदे की वजह से तो उनको इतनी छूट मिल जाती है। ठीक है, और UR EWS 40 ईयर्स ऑफ ये डिपार्टमेंटल या ग्रुप डी का स्टाफ है उसके लिए छूट दी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से समझना होगा, लेकिन कुछ बच्चे मिक्स ना करें, इसने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि डिप्लोमा और डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस या ITI। या तो ये कोर्स या ITI के स्थान पर कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ और दिखाने लगे तो वो नहीं माना जाएगा लेवल 2 की पोस्ट पर, ऐसा इसने बताया है। और अगर कोई ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA। तो ये डिप्लोमा वाले बात समझते होंगे कि भाई ये किस तरह से इन्होंने ये बात कही गई है, तो इसको समझ सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। हालांकि मैं क्वालिफिकेशन और क्लैरिटी के साथ आगे बताऊंगा। ठीक है, पोस्ट वाइज एक स्पेशल अलग से लिखी हुई है जिससे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आगे इसकी बात करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं कि एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अगर आपका मान लीजिए आप EWS OBC अगर इस तरह की कोई कैटेगरी भर देते हैं फॉर्म में और फिर आप वो सर्टिफिकेट उस समय पर नहीं दिखाया जाता है आपसे या वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में। कई जगह अब नई नई वैकेंसीज में जनरल में भी काउंट नहीं कर रहे हैं, सीधे कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ कैंसिल नहीं है, यहाँ कहते हैं जनरल अगेंस्ट जनरल मान लिया जाएगा आपको। ठीक है, चलो। और ओबीसी का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो नॉन क्रीम लेयर। आपके सर्टिफिकेट पर जरूर देख लें ओबीसी, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो लोग यूज करेंगे एक तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ये जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पे लिखा जरूरी है होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो इसको ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा हो, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख रहा हो आपके जाति प्रमाण पत्र पर जरूर। और उसमें अगर ओबीसी लिख रहा है तो नॉन क्रीमी लेयर जरूर लिख रहा होगा, NCL उसको कहते हैं। एक ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है जिसमें जिनको कभी भी ओबीसी का फायदा नहीं मिलता क्योंकि उनके माँ बाप ऑलरेडी बहुत कुछ कमा रहे होते हैं। तो उसमें कंडीशंस हैं कि भाई जो है क्लास 1 ऑफिसर अगर आपके मदर फादर तो वो NCL का फायदा नहीं मिलेगा। उस टाइप की चीजें जो बहुत ही कम बच्चों के साथ होती हैं वैसे तो, क्योंकि तभी यहाँ इस वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। अगर क्लास 1 ऑफिसर के आप बच्चे होते तो शायद क्लास 1 की ही तैयारी कर रहे होते। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी पूरा इसका प्रोसेस देख लीजिए। सबसे पहले एग्जाम होना है, सिर्फ एग्जाम एक, उसके बाद डीवी है सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद सीधा मेडिकल है। जो बच्चे यहां पर बैठेंगे, देखिए जितने फॉर्म भरेंगे वो सब सीबीटी देंगे और जो देंगे उनका पैसा भी रिटर्न होगा। एक तो बात यह फेल हो पास हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एग्जाम में बैठे हो इसलिए पैसा आ जाएगा। अब इसमें कौन जाएगा, जितनी वैकेंसी, अगर 6200 वैकेंसी है तो 6200 बच्चों को ही डीवी के लिए पास किया जाएगा, यानी डीवी के लिए एक्स्ट्रा बच्चों को पास ही नहीं किया जा रहा ना, कोई वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है। सोचिए अगर 6200 वैकेंसी है और 6200 बच्चों को ही डीवी और अभी मेडिकल भी रह रहा है, दोनों चीजें रह रही हैं। कुछ बच्चे यहां बाहर हुए, कुछ बच्चे यहां बाहर हुए, फाइनली सिलेक्ट हुए 5500, तो उन 700 वैकेंसीज का क्या होगा, वो खाली जाएंगी और अगले साल में जुड़ेंगी। तो ऐसा इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं कर रखा कि 1.5 गुने बच्चों को बुला लिया जाए ताकि कुछ रह जाए तो उन्हीं में से पूर्ति कर दी जाए। तो इस तरह का इनका कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आप अब थोड़ा एग्जाम का पैटर्न समझ लो। हालांकि इन दोनों पोस्ट के लिए एग्जाम अलग अलग है, दोनों में फर्क बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आता क्या क्या है। दोनों एग्जाम में 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का होगा, और नेगेटिव मार्किंग दोनों ही एग्जाम में 1/3 की है। पेपर का पैटर्न अभी दिखा रहा हूं, बाकी ये दोनों के लिए है। और अगर हम देखें तो ये अब पैटर्न बता रहा हूं ग्रेड 1 का, जो बड़ी पोस्ट है, जो लेवल 5 की पोस्ट है, उसके लिए लेवल 5 की पोस्ट जिसमें बीएससी चलेगा, आपका फिजिक्स हो, पीसीबी हो, पीसीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिजिक्स रही हो। ठीक है, तो वो वाली जो बीएससी है या बीटेक, या मैं बताता हूं आगे इसकी क्वालिफिकेशन। तो ये लोग जो है कि भाई
10 क्वेश्चन इनको जीएस में आएंगे जो 10 ही नंबर के हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एक्स्ट्रा है जो आपके ग्रेड थर्ड में देखने को नहीं मिलता लेकिन ग्रेड वन में मिलता है, और कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर, और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन जो एडवांस और प्लस अर्थमेटिक दोनों होता है, हालांकि एडवांस नामचारे का आता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपका एएलपी में भी देखने को मिलता है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन वहां जो सीबीटी 2 देते हैं और उसका पार्ट आता है तो वहां 50 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, तो ये वही पार्ट है। तो 35 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसकी सेपरेट कट ऑफ लगेगी, जो 183 वैकेंसी है उनकी अलग से एकदम, ठीक है। जोन वाइज कितनी वैकेंसी है वो अलग से देखा जाएगा। अब बात करते हैं पैटर्न, जो 6000 प्लस वैकेंसीज आई हैं ग्रेड 3 के लिए, उसका परीक्षा पैटर्न मैथमेटिक्स वहां 20 का था, यहां 25 का हो गया। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहां 25 की और यहां थी ये 15 की मात्र, लेकिन यहां हो गई है 25 की, तो यहां मैथ रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। फिर जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ खत्म करके जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस रखे गए हैं, और जीएस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, केवल 10 क्वेश्चंस का रोल है। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा पैटर्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दिया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं आगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि देखिए जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें करंट अफेयर्स का भी रोल होता है 3-4 क्वेश्चंस का, तो बाकी जीएस बची ही कहां। इसमें तब भी जीएस है, कितनी है, यहां 10 नंबर की, दोनों में 10 की है, तो जीएस का दोनों में कोई खास रोल नहीं है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने बोला था ना कि ये कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द सीबीटी फॉर द रेस्पेक्टिव पे लेवल्स। अलग अलग पे लेवल्स के हिसाब से वहां पर मेरिट में जो जैसे अंक लाएगा उस हिसाब से पास किया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी उतने ही बच्चों को पास किया जाएगा जितनी की वैकेंसीज होंगी, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। 1:1 ये वाला रेशो में दोनों बच्चे पास किए जाएंगे वैकेंसीज के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो आप देखिए जैसे मेडिकल भी, और वो मेडिकल की क्वालिफिकेशन, सॉरी, तो जैसे यहां ना पोस्ट वाइज ये लिखा गया है कि आपको किस लेवल का मेडिकल चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है कि A3 लेवल ये है, B1 लेवल ये है, B2 लेवल ये है, C1 लेवल ये है। तो जो सबसे खतरनाक इसका मेडिकल माना जाता है वो A1 माना जाता, नहीं है A नंबर का मेडिकल चाहिए, A1 मेडिकल चाहिए, तो वो सबसे स्पष्ट तौर पे 6/6 जो एएलपी में चाहिए होता है, ठीक है। यहां पर कहीं A1 नहीं है, तो ये डिस्टेंस विजन 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लासेस के साथ भी आप कर सकते हो 6/9। नियर विजन इतना होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ग्लासेस तो अलाव है हर जगह, यहाँ विद और विदाउट ग्लासेस हर जगह लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई भी मुश्किल हालात नहीं होने वाले हैं मेडिकल में आपके लिए। फिजिकल फिट तो चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो कह रहे हैं कोई बीमारी तो गंभीर रोग तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ये पूछना चाहेंगे क्या सर आरडब्ल्यूए पर पिछली बार भी बैच आया था टेक्नीशियन का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो क्या इस बार भी बैच आएगा। तो जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक कम प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमेशा आरडब्ल्यूए पर भरोसा करते हैं, तो इसके लिए हमने एक बैच सोचा है, तो जिसका नाम है इंजीनियर बैच। जैसे बैच के नाम मतलब जो काम है ना आपका उसी हिसाब का मैकेनिक का काम होगा, स्पेशली ग्रेड जो 3 की वैकेंसी और जो ग्रेड 1 की वैकेंसी हैं वो थोड़े और अपर लेवल की वैकेंसीज हैं। तो इस पूरे कंप्लीट बैच को इंजीनियर बैच हमने नाम दिया है, और इसमें हम जो बच्चे दोनों ही वैकेंसीज की तैयारी करना चाहें तो दोनों, और जो एक की करना चाहें तो एक, बैच एक ही बनाएंगे। इसमें मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की, ये सब क्लासेस आपको मिलेंगी, या इंजीनियरिंग एंड साइंस, वो सब पार्ट इंजीनियरिंग एंड साइंस ये सबको मिलने वाला है, इंजीनियरिंग एंड साइंस ये वाला पार्ट। और बचता है देखिए कंप्यूटर एंड जीएस, बाकी जो पार्ट्स हैं वो तो सभी मिलेंगे। कंप्यूटर एंड जीएस जो होंगे ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है, पर एक ही वैकेंसीज के लिए है, वो है ग्रेड 1 की वैकेंसीज।
तो ये कंप्यूटर एंड जीएस ये आपको सभी बच्चों को मिलेंगे, चाहे आपने कोई सा भी बैच लिया हो, मतलब चाहे आपको ग्रेड 1 दे रहा हो या ग्रेड 3, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम इस बैच में प्रोवाइड करा देंगे। आपको अपने हिसाब से पढ़ने, ग्रेड 3 वाले को कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ग्रेड 3 वाले को इंजीनियरिंग एंड साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस पे विशेष गौर देना है। तो ये 3-4 क्लासेस आपको, ये 4 क्लासेस लाइव मिलेंगी इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए, और ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा इस इंजीनियर्स बैच में। और इंजीनियर बैच आप आज से परचेज कर पाओगे दोपहर 12 बजे के बाद से इस चैनल पर, ठीक है। और बेस्ट टीम के साथ मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो टीम भी देखनी है, तो टीम देखने के बाद आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे मैं बता देता हूं, मैथ्स इसमें आकाश शर्मा सर पढ़ा रहे होंगे, रीजनिंग शोभित भारद्वाज सर, क्योंकि रेलवे के एक्सपर्ट टीचर हमारे पास आकाश सर ही हैं, और साइंस भावना मैम और धर्मेंद्र सर, और इंजीनियरिंग एंड साइंस के आपके आलोक सर इसको पढ़ा रहे होंगे, और कंप्यूटर एंड जीएस ये आपको शिवम सर की कंप्यूटर, और जीएस जो हमारी बेस्ट टीम है, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है 10 नंबर के हिसाब से, क्योंकि बहुत डिटेल्स नहीं देनी, 10 नंबर के हिसाब से जीएस जितनी गहरी पूछ सकता है सिर्फ उतना ही यहां प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हर आप वैकेंसी के हिसाब से, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जिसको बोल रहे हैं, तो ग्रेड 1 है वो लेवल 5 वाली यानी बड़ी वाली पोस्ट के लिए, तो डिपार्टमेंट इसका एसएनटी होता है, सब डिपार्टमेंट, सिग्नल वाले डिपार्टमेंट में इनकी जॉब लगेगी। और अगर आप देखें कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स कौन कौन से एलिजिबल हैं इसके लिए, तो वो यहाँ एलिजिबिलिटी दे रखी है उनके लिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी सिग्नल 1 में, तो बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स यानी बीएससी इन फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट बीएससी में रहा हो तो वो पीसीएम वालों पे भी होता है, पीसीबी वालों पे भी होता है। और बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस में हो तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आपकी बीएससी तो भी चलेगी फिजिक्स की जगह। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आईटी में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी चलेगी, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हो तो भी चलेगी। तो ये बीएससी का बता दिया उन्होंने। बाकी ये 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में तो वो भी चलेगा। और अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अबाउ बेसिक स्ट्रीम्स, तो उन बेसिक स्ट्रीम्स में जो ऊपर बताई गई हैं उनमें अगर इंजीनियरिंग डिग्री यानी बीटेक हो तो भी चलेगा। ये उसने पूरा बता दिया है कि ग्रेड 1 में कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखना चाहते हो तो आपको ये बताया गया है कि अगर आपकी आईटीआई और मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन ये एक होता है सेकेंड एसएसएलसी, तो ये भी एक 10th का ही नाम है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट होता है, ये एक जो लिविंग सर्टिफिकेट है सेकेंडरी का, तो 10th की को कहीं पे ये बोलते हैं, तो भाई आप ऐसे समझ लीजिए। बाकी मेट्रिकुलेशन यानी 10th ही होती है, 10th के साथ प्लस में लिखा हुआ है आईटीआई जरूर चाहिए होगी। अब आईटीआई इस वाली पोस्ट के लिए जो ट्रैक मशीन वाला पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग अलग पोस्ट दे रखे हैं जो करीब बहुत सारी तरह की 40-50 तरह की आई हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें आपको कौन कौन से ट्रेड आईटीआई के चल जाएंगे। फिटर वाले इस वाली वैकेंसी पे भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन पे भर, इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेड वाले भी इसमें भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड वाले भी इसमें भर सकते हैं। तो आप अपना ट्रेड पहचान सकते हैं कि आईटीआई आपका इनमें से कोई से भी ट्रेड में होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, अगर आप इसमें चाहते हैं कि भाई मैं इसमें फॉर्म भरना चाहूंगा, तो ये वैकेंसीज कितनी है तो वो खोला हुआ है नोटिफिकेशन में, सब में चार्ट में खोला हुआ है कितनी वैकेंसीज इसके लिए हैं। तो आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपको आईटीआई इन में होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड में, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर है ना, और ये फाउंड्री मैन और ये पैटर्न मेकर, तो ऐसे उसने बताया कि आईटीआई आपको फिर इन ट्रेड से पास आउट होना चाहिए। अगर आप आईटीआई नहीं हैं तो फिर आपके पास कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन्ड अबव, तो फिर आपका कोर्स कंप्लीटेड एक्ट सीसीएए जो शुरुआत में इसका जिक्र हुआ था, अगर आप आईटीआई नहीं है तो फिर ये भी चलेगा मैट्रिकुलेशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे उसने हर ट्रेड के बारे में बताया है, तो आप अपने ट्रेड के हिसाब से अपनी पोस्ट चुन सकते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म भर पाएंगे।
अगर आप ज्यादा ट्रेड में आ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी ये फॉर्म भर के और आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी कैसे वो भर सकता है। ठीक है, तो फॉर्म भरना भी तब सीख लेंगे आप। चलिए, तो ये आप अपने ट्रेड के हिसाब से बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे टाइप के डिपार्टमेंट उसने दिए हैं, तो उस हिसाब से आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ तो नाम में ग्रेड 3 फिटर, तो फिटर ट्रेड जरूर होगा आईटीआई का यहाँ पर। तो आप जैसे देख रहे हैं ट्रेड ऑफ फिटर, फिटर ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आईटीआई फिटर के लिए तो अलग से ही एक ट्रेड बनाया हुआ है, एक वैकेंसी बनाई हुई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, और रेफ्रिजरेशन में भी एंड एयर कंडीशनिंग में, तो आप यहाँ आईटीआई किससे होने चाहिए वो यहाँ बता रखा है। तो आप समझ जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं, वहां देख देख करके क्वालिफिकेशन बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं उन्होंने, 19 20 21, तो एक नंबर आप देख रहे हैं, तो इतनी तरह की पोस्ट है। तो इन सबको तो मैं नहीं पढ़ सकता, तो ये 29 30 मैंने यहाँ लिख दी हैं, बाकी हो सकता और भी हों। ठीक है, तो इंजीनियरिंग बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर कोई बच्चे बैच के बारे में पूछते हैं, तो इंजीनियर बैच की क्लासेस कब से शुरू होंगी, कैसे होंगी, तो ये बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन पे एक अलग से वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। और हाँ, एग्जाम में अभी टाइम है, एग्जाम 6 महीने बिल्कुल नहीं होना, 6 महीने तक आपको तैयारी का फुल मौका है, क्योंकि पहले एएलपी होगा और वो दिसंबर तक होना नहीं, तो दिसंबर के बाद ही कोई एग्जाम इसका कभी डेट आएगी। थैंक यू वेरी मच।